डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग इंटरनल फोर्सेस और उनके द्वारा किए जाने वाले वर्क के ऊपर बात करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर बच्चों को वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस के ऊपर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस डेवलप हुए पड़े हैं। बच्चों को अक्सर लगता है कि इंटरनल फोर्सेस का तो वर्क जीरो ही होगा हमेशा। ये जरूरी नहीं होता। इंटरनल फोर्सेस का वर्क जीरो हो ये जरूरी नहीं होता, वो नॉन जीरो भी हो सकता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जीरो ही होगा। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है। तो देखो, इंटरनल फोर्सेस की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटरनल फोर्सेस आर फोर्सेस दैट ओरिजिनेट विद इन अ सिस्टम ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स और एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है। तो जो एक सिस्टम है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं या डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, वो जब एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं, वो जो आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, और उस इंटरेक्शन में जो फोर्स लगाते हैं वो एक दूसरे पर, वो फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस होते हैं। एकदम सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो मान लो दो लोग अगर कुश्ती लड़ रहे हैं, है ना, फाइट कर रहे हैं, दो लोग फाइट कर रहे हैं। तो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो उन दोनों का इंटरनल फोर्स है। पहले आदमी ने मान लो दूसरे आदमी को कुछ फोर्स लगा करके धक्का दिया, है ना, उतना ही फोर्स पहले आदमी के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर। है कि नहीं? तो ये दोनों जो फोर्सेज हैं ये इंटरनल फोर्सेज हो जाएंगे अगर हम दोनों लोगों को मिला करके एक सिस्टम माने तो। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। इसी तरीके से और एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको शो किए हुए हैं, पर उसके पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इंटरनल फोर्सेज की। तो एक तो हमने समझ लिया पॉइंट वन, पॉइंट टू देखते हैं। इंटरनल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम एक्सर्ट ऑन ईच अदर। डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम के, वो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो इंटरनल फोर्सेस होते हैं। इससे हमको ये भी समझ में आता है कि इंटरनल फोर्सेस के केस में एक्शन और रिएक्शन दोनों ही सिस्टम के पार्ट होंगे, सिस्टम के बाहर नहीं होंगे, सिस्टम के अंदर ही होंगे, एक्शन भी और रिएक्शन भी। बोथ एक्शन एंड रिएक्शन आर प्रेजेंट विद इन द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। जैसे अगर मान लो दो लोग कुश्ती लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो वो दोनों जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, वो दोनों जो लोग हैं उनका जो सिस्टम है उसका इंटरनल फोर्सेस कहलाएंगे, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर हैं वो दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों ही इंटरनल फोर्सेस होते हैं एक सिस्टम के। अगर जो पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, अगर हम केवल उन्हीं को काउंट कर रहे हैं, तो एक्शन और रिएक्शन दोनों ही सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस कहलाएंगे। ठीक है। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले अपन एग्जांपल ये वाला देखते हैं, ग्रेविटेशन वाला। मान लो हमारे पास में ये M1 मास है, ये M2 मास है। तो ये दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से कुछ अट्रैक्ट करेंगे, ये बात हम जानते हैं। और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आप जानते हो, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर आता है। तो पहले पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा राइट डायरेक्शन में, दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा लेफ्ट डायरेक्शन में बाय न्यूटन थर्ड लॉ। तो अगर अपन M1 और M2 को मिला करके एक सिस्टम बोले, तो ये जो फोर्स लग रहे होंगे F और -F, ये इंटरनल फोर्सेस कहलाएंगे सिस्टम के। अगर आप केवल M1 को सिस्टम मानोगे, तो ये जो F फोर्स लग रहा होगा M1 के ऊपर, ये एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा क्योंकि वो M2 के द्वारा लगाया जा रहा है। अगर आप केवल M2 को सिस्टम मानोगे, तो ये जो -F का फोर्स M2 पे लग रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा क्योंकि वो M1 के द्वारा लगाया जा रहा है। लेकिन अगर आप M1 और M2 को मिला करके सिस्टम मान लोगे, तो ये जो F और -M के F के जो फोर्स लग रहे हैं, ये इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे M1 और M2 के पूरे सिस्टम के ऊपर। ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से अपन और एग्जांपल देखते हैं। अब ये वेज और ब्लॉक वाले एग्जांपल को देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में जो एक कॉमन नॉर्मल कांटेक्ट होगा, जैसे M1 के ऊपर एक नॉर्मल कांटेक्ट आएगा M2 के कारण, और उसी के रिएक्शन में M2 के ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट आएगा अपोजिट डायरेक्शन में -N। ये N और -N जो होंगे, ये इंटरनल फोर्सेस कहलाएंगे इस दोनों सिस्टम के बीच के। ये इंटरनल फोर्सेस कहलाएंगे, N और -N, M1 और M2 के बीच का इंटरनल फोर्स है। ठीक है। तो आप देख सकते हो इन दोनों एग्जांपल्स में कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो सिस्टम के अंदर ही आ रहे हैं, और एक्शन रिएक्शन पेयर दोनों सिस्टम के ही पार्ट हैं। ठीक है ना? हम जो सिस्टम M1 और M2 को मिला करके अगर हम सिस्टम कंसिडर करें, तो एक्शन और रिएक्शन दोनों ही सिस्टम के अंदर आ रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इसके ऊपर बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ। ठीक है। अब हम ये अगला एग्जांपल लेते हैं। देखो, ये जो एग्जांपल है जिसमें है, रफनेस है दो ब्लॉक्स के बीच में M1 और M2, और ग्राउंड स्मूथ है, इस वाले एग्जांपल को हम लोग समझेंगे। तो देखो, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि अगर V1 ग्रेटर देन V2 है, लेट्स से अपन इसमें मान लेते हैं कि V1 ग्रेटर देन V2 है, तो हमको पता है कि M1 के ऊपर जो फ्रिक्शन आएगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा, M2 के ऊपर जो फ्रिक्शन आएगा वो राइट डायरेक्शन में आएगा। है ना? फ्रिक्शन को अपन FR से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो फ्रिक्शन आएगा इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में, ये इन M1 और M2 का जो सिस्टम है उसके इंटरनल फोर्सेस में काउंट होगा।
और ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज हैं दोनों, और ये इंटरनल फोर्सेज में काउंट होंगे। ठीक है। अब अपन फर्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। मान लो ये जो स्प्रिंग वाला एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर हम ये मान के चल रहे हैं कि V1 इज नॉट इक्वल टू V2, और स्प्रिंग जो है वो अपनी नेचुरल लेंथ पे नहीं है। तो स्प्रिंग में कुछ कंप्रेशन या एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, जितना फोर्स ये स्प्रिंग लगा रही होगी ब्लॉक के ऊपर, मान लेते हैं स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंडेड है। ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्प्रिंग जो है वो ब्लॉक के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी, राइट डायरेक्शन में आ रहा होगा ब्लॉक के ऊपर के एक्स अमाउंट का फोर्स। और उतना ही फोर्स M1 लगा रहा होगा स्प्रिंग के ऊपर लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है ना। और सिमिलर चीज हो रही होगी M2 के साथ में, M2 के ऊपर लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स आ रहा होगा के एक्स का, और M2 जो है वो राइट डायरेक्शन में स्प्रिंग के ऊपर लगा रहा होगा फोर्स के एक्स का। तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेज हो गए। अब अगर आप M1 M2 स्प्रिंग इन तीनों को मिला करके अगर आप एक सिस्टम मान लोगे, तो ये जितने भी के एक्स के फोर्सेज आ रहे हैं M1 स्प्रिंग के बीच में या फिर M2 स्प्रिंग के बीच में, ये सब इस पूरे के पूरे सिस्टम के इंटरनल फोर्सेज कहलाएंगे। ठीक है। तो जो भी आपने सिस्टम माना हुआ है, उस सिस्टम के अंदर अगर पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्सेस लगाते हैं, तो वो फोर्सेस उस सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस कहलाएंगे। एकदम सिंपल सी बात। और क्योंकि वो सिस्टम के अंदर ही लग रहे हैं, तो एक्शन भी सिस्टम के अंदर ही होगा, रिएक्शन भी सिस्टम के अंदर ही होगा। ठीक है ना। तो यानी कि ये जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं, हर फोर्स का एक्शन का रिएक्शन होता है, इंटरनल फोर्सेस का भी एक्शन का रिएक्शन होगा। बस अंतर यह है कि इंटरनल फोर्सेस के केस में एक्शन और रिएक्शन दोनों सिस्टम के अंदर ही लाई। ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं ये आपको यहाँ से इन सारे एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताने वाला हूँ कई सारे, जहां पे आपको ये समझ में आएगा कि इंटरनल फोर्सेस का वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, जीरो तो हो ही सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है इनफैक्ट। ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो ये M1 मास है, ये M2 मास है। ठीक है। और ये हमें पता है कि ये दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेट से। तो ये F और माइनस F के फोर्सेस इनके ऊपर लग रहे होंगे। मान लो कि इन फोर्सेस के कारण ये थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की तरफ डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो मान लेते हैं कि M1 का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो राइट डायरेक्शन में हो जाता है dr1, M2 का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाता है dr2। है ना, अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे के करीब आएंगे, तो dr1 और dr2 हमने इनके डिस्प्लेसमेंट्स मान लिए, छोटे डिस्प्लेसमेंट है इसलिए dr1 और dr2 मान लिया। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि F फोर्स का जो वर्क होगा M1 के ऊपर वो आएगा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। सिमिलरली जो M2 के ऊपर माइनस F फोर्स जो लग रहा है उसका जो वर्क होगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि फोर्स भी लेफ्ट में है, डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट में है। तो वो भी वर्क पॉजिटिव आएगा। यानी कि अगर आप टोटल वर्क निकालोगे M1 और M2 के ऊपर इस इंटरनल फोर्सेस के कारण, तो वो कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, जीरो नहीं आएगा। ये बात समझ में आई। तो देखो यहाँ पे हमने ये शो कर दिया इस एग्जाम्पल की हेल्प से कि इंटरनल फोर्सेस का वर्क जीरो होगा, ये जरूरी नहीं है, नॉन जीरो भी हो सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि M1 और M2 दो मासेज हैं जो कि स्प्रिंग से बंधे हुए हैं। ठीक है। और स्प्रिंग इनिशियली लेट्स से एक्सटेंडेड थी और फिर हमने इनको छोड़ दिया। तो अभी दोनों जो ब्लॉक्स हैं ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स के एक्स और के एक्स, इसके कारण ये अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की तरफ, जिसके कारण इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। है कि नहीं। यानी कि अगर आप टोटल इसके अंदर वर्क डन देखोगे स्प्रिंग फोर्स का, तो वो पॉजिटिव आएगा। है कि नहीं, क्योंकि स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी M1 और M2 के। और हमको पता है कि अगर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है यानी कि सिस्टम के ऊपर पॉजिटिव वर्क हुआ होगा। तो देखो इसके अंदर भी ये जो स्प्रिंग जो इंटरनल फोर्स था उसके कारण जो वर्क हुआ है वो पॉजिटिव आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है। तो इंटरनल फोर्सेस का वर्क पॉजिटिव हो सकता है, जरूरी नहीं है जीरो हो। ये पॉइंट दोबारा से यहाँ पे प्रूव हो गया। इसी के अंदर अगर आप ऐसा करते कि स्प्रिंग को आप दबा करके छोड़ देते, है ना, अगर आप स्प्रिंग को दबा करके छोड़ देते तो उसके अंदर क्या होता है, स्प्रिंग के कारण दोनों पे फिर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता। ठीक है ना, दोनों के अंदर जो फोर्स लगता वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता, पर रिजल्ट वहां पर भी सेम ही आते। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ऑन M1 विल बी पॉजिटिव, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ऑन M2 विल बी पॉजिटिव, क्योंकि हमने स्प्रिंग को एक्सटेंड करके छोड़ दिया था। तो दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे के करीब आएंगे, तो दोनों के ऊपर जो वर्क डन होगा स्प्रिंग के कारण वो पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि M1 का डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में होगा, लेट्स से dr1, M2 का डिस्प्लेसमेंट लेट्स से लेफ्ट डायरेक्शन में होगा dr2, और दोनों के ऊपर एक पॉजिटिव वर्क होगा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में आएंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे दोनों के वर्क को पॉजिटिव लिखा है। तो जो टोटल वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, जीरो नहीं होगा। तो देखो एक और एग्जांपल जहां पे हमने देखा कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस नॉन जीरो आ रहा है, जरूरी नहीं है कि जीरो आए। ठीक है। अब एक एग्जांपल वो भी देखते हैं जहां पे वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस जीरो आ जाता है। तो देखो सिंपल एटवुड मशीन का अपन एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो ये M1 और M2 दो मासेस हैं जिनके ऊपर ये टेंशन का फोर्स काम कर रहा है, ये एटवुड मशीन हमको दी हुई है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए M1 जो है वो एक्स अमाउंट से ऊपर जाता है, तो हमको पता है M2 एक्स अमाउंट से नीचे आएगा। ठीक है ना।
तो यहाँ पे अगर अपन वर्क डन बाय टेंशन फोर्स निकालें, टेंशन इस पूरे के पूरे सिस्टम का एक इंटरनल फोर्स है। अगर अपन M1 M2 और उनके बीच में जो कनेक्टिंग स्ट्रिंग है इसको मिला करके सिस्टम माने, तो टेंशन एक इंटरनल फोर्स होगा इस सिस्टम का। तो अगर अपन वर्क डन बाय टेंशन ऑन M1 निकालें तो वो आएगा T × X। वर्क डन बाय टेंशन ऑन M2 निकालें तो वो आएगा -T × X। क्योंकि M2 का ऊपर फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो M2 के ऊपर जो टेंशन का वर्क आएगा वो आएगा नेगेटिव, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो टोटल वर्क डन होगा टेंशन के द्वारा वो कितना हो जाएगा, 0। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने वो लिया जहां पर वर्क डन 0 आ रहा है इंटरनल फोर्सेस के द्वारा। यहाँ पे हमने दो एग्जांपल ऐसे दिखा है जहां पे नॉन जीरो आ रहा है। तो एक पॉइंट तो ये पहली प्रूव हो गया कि जरूरी नहीं है कि इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन 0 होगा। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो कि बच्चों ने कैरी कर रखा है। बच्चे मानते हैं कि इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन 0 होगा। ठीक है, तो नॉन जीरो हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब इसके ऊपर हमको थोड़ी सी और रिसर्च करने का मन है, हम और इंटरनल फोर्सेस के वर्क के बारे में जानना चाहते हैं कि इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन एग्जैक्टली होता क्या है और किन कंडीशंस पे वो डिपेंड करता है। तो इसके लिए मैंने और थ्योरी आपके लिए डेवलप की है एडवांस लेवल की। तो देखो कुछ की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं आपके लिए। पहला पॉइंट तो ये है कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस जो होता है वो रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। जरूरी नहीं है कि 0 होगा, वो रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। इस पॉइंट को मैं आने वाले पेज पे प्रूव भी करूंगा। अभी आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है, इसको मैं प्रूव करने वाला हूँ। इट मे और मे नॉट बी 0, ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं पिछले पेजेस में कि इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन 0 भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। ठीक है, फिर इंटरनल फोर्सेस का जो वर्क होता है इट डिपेंड्स ओनली ऑन द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू अदर एंड नॉट ऑन द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो इंटरनल फोर्सेस का वर्क होता है वो केवल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब आप में से कई लोगों को ये पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 थोड़े अजीब से लग रहे होंगे। आपको लग रहा होगा ये कहाँ से आ गए, इसका मैं आपको प्रूफ दूंगा अभी नेक्स्ट पेज पे। एटलीस्ट पॉइंट नंबर 2 से तो आप एग्री करते होगे, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 1 और 3 को अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे प्रूव करने वाले हैं कि किस तरीके से वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है ना कि 0 होता है, और किस तरीके से रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना कि ग्राउंड के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो इसका ये प्रूफ है यहाँ पर। मान लेते हैं कि ये M1 पार्टिकल है, ये M2 पार्टिकल है। ये इन दोनों को मिला करके हमने सिस्टम माना हुआ है, और ये दोनों पार्टिकल कुछ एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, कुछ इंटरनल फोर्स। तो मान लो कि M2 ने अगर M1 के ऊपर F फोर्स लगाया तो M1 ने फिर M2 के ऊपर सेम -F लगा दिया होगा बाय न्यूटन थर्ड लॉ, है ना, क्योंकि वो एक्शन रिएक्शन में आएंगे। और मान लेते हैं कि M1 का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो dr1 हो रहा है इन सम रैंडम डायरेक्शन, और M2 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो dr2 हो रहा है ड्यू टू सम dr2 हो रहा है इन सम रैंडम डायरेक्शन ड्यू टू सम अदर फोर्सेस। ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे कई बार ये पूछते हैं कि सर अगर फोर्स M1 के ऊपर राइट में लग रहा था तो जो dr1 है वो किसी एंगल पे कैसे आ सकता है। कुछ और भी फोर्सेस हो सकता है M1 के ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन हम यहाँ पर केवल F और -F इन दोनों के कारण कंबाइंड वर्क निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही इंटरनल फोर्सेस में काम कर रहे हैं। दूसरे जो फोर्सेस काम कर रहे होंगे M1 और M2 के ऊपर, उनके भी एक्शन रिएक्शन पेयर्स होंगे। उनके लिए भी अगर आप ये वाला डेरिवेशन करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा। तो हम अपने पॉइंट को प्रूव करेंगे एक एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए, और हमको पता है कि सारे एक्शन रिएक्शन पेयर जो होंगे वो पूरे के पूरे सिस्टम में लाई कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी अगर आप इस डेरिवेशन को एक्सटेंड करोगे तो आपको पूरे सिस्टम के लिए प्रूव हो जाएगा। जो पॉइंट हम यहाँ पे प्रूव करना चाहते हैं कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेज इज रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट। तो अभी आप पहले इसको एफ और -F के लिए समझ लीजिए, फिर आपको ऑटोमेटिकली ये दिख जाएगा कि अगर दूसरे फोर्सेज भी M1 और M2 पे काम कर रहे हैं तो भी ये वाला प्रूफ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये मान लिया है कि जो M1 पार्टिकल है उसका ऊपर फोर्स लग रहा है F और उसका डिस्प्लेसमेंट है dr1। M2 पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है -F और उसका डिस्प्लेसमेंट है dr2। तो हम अगर नेट वर्क डन निकालें इस पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर इन इंटरनल फोर्सेस के कारण F और -F, तो वो कितना आएगा। हमको पता है वर्क डन की क्या डेफिनेशन होती है, फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो हम लिख सकते हैं M1 के ऊपर वर्क कितना आएगा F.dr1 प्लस M2 के ऊपर वर्क कितना आएगा -F.dr2, है कि नहीं। ये आ जाएगा टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम ड्यू टू दिस इंटरनल फोर्सेस। इसको अगर अपन और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा F.dr1 वेक्टर माइनस dr2 वेक्टर। ये हमारे पास में एक्सप्रेशन बन जाएगा। मैं होप कर रहा हूँ यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। अब देखो हमें ये बात पता है कि फोर्स जो होता है वो रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। ये बात हम लोगों ने डिस्कस की थी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के वीडियोज में, है ना। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरी चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहां पे मैंने ये बात डिस्कस की है। फोर्स रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। किसी भी ऑब्जर्वर को जो किसी भी फ्रेम में हो उसको एक जो रियल फोर्स होता है
वो हमेशा सेम ही दिखेगा। इसका मतलब है कि फोर्स जो होता है, स्पेशली रियल फोर्स, सूडो फोर्सेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, रियल फोर्सेस की। जो रियल फोर्सेस होते हैं वो रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो फोर्स तो रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, ये हमको पता ही है। अभी जो dr1 माइनस dr2 है, ये क्या चीज है? ये है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वन विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल टू। ये जो dr1 माइनस dr2 है, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वन विद रिस्पेक्ट टू टू अगर आपको निकालना है, तो आपको किसी एक्सटर्नल रेफरेंस फ्रेम की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। अगर आप किसी एक्सटर्नल रेफरेंस फ्रेम को यहाँ पे लेके भी आते हो, तब वहां पर अगर मान लो आप dr1 को किसी एक थर्ड रेफरेंस फ्रेम के रेफरेंस में लिखना चाहते हो, तो आप क्या लिखोगे? dr1 माइनस लेट से dr3। और dr2 के लिए भी आप लिखोगे dr2 माइनस dr3। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो dr3 कट जाएगा वैसे भी। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वन का टू के रेस्पेक्ट में, वो किसी एक्सटर्नल रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करेगा, वो केवल टू के ऊपर ही डिपेंड करेगा। है कि नहीं? तो यानी कि dr1 माइनस dr2 जो है, ये भी रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट ही होगा। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि ये जो नेट वर्क डन आ रहा है इंटरनल फोर्सेस के कारण, ये पूरा का पूरा रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट है। इसमें एफ भी रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट है। तो यानी कि पूरा का पूरा वर्क रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे एक तो चीज ये प्रूव हो गई कि पॉइंट नंबर वन प्रूव हो गया कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट। और पॉइंट नंबर थ्री भी प्रूव हो गया कि जो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस होता है वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, वो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे dr1 माइनस dr2 आ रहा है। तो वही चीज हमने यहाँ पे पॉइंट नंबर थ्री में लिखी है कि डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अदर एंड नॉट ऑन द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है ना? तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मल प्रूफ क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेज इज रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, नॉट ऑन द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बच्चों को ये प्रूफ देख करके कई बार लगता है कि चलो मैथमेटिकली तो हमने मान लिया कि ये बातें ठीक हैं, लेकिन हम इसको इंट्यूटिवली कैसे समझें? बच्चे पूछते हैं कि सर ये एग्जाम्पल देके आप बता सकते हैं कि जहां पर वर्क जो होगा वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। ये जो आपने प्रूफ बताया है, ये बहुत ज्यादा मैथमेटिकल है, इससे हम एग्री तो कर रहे हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा। और ये जो है कुछ जो आप बोलते हो कि फिजिक्स जो है वो इंट्यूशन का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमको इंट्यूशन भी बताइए ना। कई बार बच्चे फिर ऐसा बोलते हैं। तो देखिए, इसी बात को एस्टेब्लिश करने के लिए मैंने नेक्स्ट पेज पे आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल डिजाइन किए हैं, ताकि आप इस कंसेप्ट को इंट्यूटिवली समझ पाएं। अगर सही बात बताऊं, मुझे ये सब पढ़ाया जाएगा मुझे भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये सब इतना जब मैथमेटिकल और उसमें भी वेक्टर जब डाल दिया जाता है, तो चीजें समझ के बाहर जाने लगती हैं और एकदम इंसिपिड बोरिंग हो जाती है, नीरस हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे यही क्वेश्चन मैंने पुटअप किया है जो कि बच्चे अक्सर पूछते हैं। कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ अ केस वेयर वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेज इज डिपेंडेंट ऑन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एंड नॉट ऑन एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट? जो हमने यहाँ पे पॉइंट पढ़ा है, इसके लिए हम कोई एक सपोर्टिंग एग्जांपल अब चाहते हैं, ताकि हमको ये बात थोड़ी फील होने लगे, इंट्यूटिवली समझ में आए। तो इसका आंसर है हाँ। और विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इन टू ब्लॉक प्रॉब्लम, हम लोग इस कंसेप्ट को इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, वन इजी टू अंडरस्टैंड एग्जांपल इज काइनेटिक फ्रिक्शन इन टू ब्लॉक प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम देखो इस एग्जांपल को नेक्स्ट पेज पे लेने वाले हैं। ये आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन डिजाइन किया है, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। आप अगर इस क्वेश्चन को करेंगे अपने लेवल पे पहले, तो आपको खुद ही से रिजल्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास में M1 मास है और ये M2 मास है। तो M2 जो है वो एक प्लैंक है जिसकी लेंथ है कैपिटल L। और M1 और M2 के बीच में फ्रिक्शन है, लेकिन जो ग्राउंड है वो स्मूथ है। और हम M1 के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण M1 का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है M2 के ऊपर। ठीक है ना? इस तरीके से ये आगे खिसक जाता है, और जो प्लैंक है M2, वो x दूरी से आगे चला जाता है। इसके अंदर आपको M1 M2 म्यू L x F ये सब कुछ दिए हुए हैं आपको। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन रहा होगा। ठीक है, तो ये आपके सामने कंडीशन दी हुई है। अब इसके अंदर आपको बताना क्या है? आपको इसके अंदर बताना है, आपको वर्क का कैलकुलेशन करना है इन सेवरल केसेस। जैसे आपको निकालना है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन M1 कितना होगा ग्राउंड के फ्रेम में, M1 के फ्रेम में और M2 के फ्रेम में। फिर उसी तरीके से आपको बताना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन M2 कितना होगा ग्राउंड के फ्रेम में, M1 के फ्रेम में, M2 के फ्रेम में। फिर आपको बताना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द एंटायर सिस्टम कितना होगा ग्राउंड के फ्रेम में, M1 के फ्रेम में और M2 के फ्रेम में। ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा काम करना है। और इसके अंदर हम लोग जो रिजल्ट्स आएंगे उससे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकालेंगे। और वो कंक्लूजन्स यहाँ पे जो हमने पॉइंट्स प्रूव किए हैं, वो सब आपको इंट्यूटिवली भी नजर आने लग जाएंगे। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है अभी।
तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को अपने लेवल पे ट्राई कर लें, फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न करें। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं होप कर रहा हूं कि आपने इसको सफिशिएंटली ट्राई कर लिया होगा। तो मैं आपको पहले तो क्वेश्चन को और इलेबोरेट कर देता हूं। यहाँ पर देखो, एक बात अगर आपको पहले से नहीं पता है तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। वर्क जो होता है वो रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट होता है, क्योंकि वर्क जो है वो है फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो चलो रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो तो रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट होता है ना। और वर्क जो है वो है फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क जो होगा वो खुद भी रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट हो जाएगा। इसीलिए तो हम अलग अलग रेफरेंस फ्रेम में यहाँ पे वर्क कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो इसका आप सॉल्यूशन देखो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये बोल सकते हैं कि M1 के ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा, और M2 पे उसी के रिएक्शन में राइट डायरेक्शन में लगेगा। तो हमने उस फ्रिक्शन को लिख दिया म्यू M1G और म्यू M1G, लेफ्ट और राइट में। ठीक है, अब अपन निकालते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन M1। ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन M1 हम निकालेंगे ग्राउंड के फ्रेम में। पहले अपन पूरे के पूरे क्वेश्चन को ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व करते हैं। तो ग्राउंड के फ्रेम के हम सारे आंसर निकालेंगे। तो ग्राउंड के फ्रेम में वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन M1 कितना होगा? तो देखो, M1 के ऊपर फोर्स लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में म्यू M1G, और M1 का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? L प्लस एक्स। इतना डिस्प्लेसमेंट M1 का हुआ है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ग्राउंड के फ्रेम में जो वर्क आएगा M1 के ऊपर फ्रिक्शन के द्वारा, वो होगा माइनस ऑफ म्यू M1G इंटू एल प्लस एक्स। ठीक है ना? फिर अपन निकालते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन M2 इन ग्राउंड फ्रेम। तो ग्राउंड के फ्रेम में M2 के ऊपर कितना वर्क हुआ? तो आप देख सकते हो M2 के ऊपर म्यू M1G राइट डायरेक्शन में लग रहा है, और M2 का डिस्प्लेसमेंट भी राइट डायरेक्शन में हुआ है x। तो हम बोल सकते हैं कि जो टोटल वर्क हुआ होगा M2 के ऊपर फ्रिक्शन के द्वारा ग्राउंड के फ्रेम में, वो रहा होगा म्यू M1G इंटू एक्स। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना? फिर तीसरा हम निकालते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द एंटायर सिस्टम। तो हम क्या करेंगे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन M1 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन M2, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास में ये रिजल्ट आ गया। देखो, अब इनको ऐड करके यही आ रहा है कि नहीं? इसी तरीके से सेम काम अब हम करेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन M1 इन M1 फ्रेम। अब हम M1 के फ्रेम में सारे रिजल्ट्स निकालेंगे। तो देखो, M1 के ऊपर M1 के फ्रेम में कितना वर्क हुआ होगा ये पूछा जा रहा है। तो अगर अपन M1 के फ्रेम में चले जाएंगे तो M1 का तो कोई डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं। डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क भी जीरो, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन का M1 के फ्रेम में कोई वर्क नहीं हुआ। ठीक है ना? अब हमको निकालना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन M2 इन M1 फ्रेम। अगर आप M1 के फ्रेम में जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि M2 पीछे के डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है। एल अमाउंट से वो लेफ्ट में चला गया होगा M1 के फ्रेम में। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि M1 के फ्रेम में M2 के ऊपर जो वर्क होगा वो हो जाएगा फिर माइनस ऑफ म्यू M1G इंटू एल। क्योंकि M1 के फ्रेम में M2 गया होगा पीछे लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट में गया होगा लेफ्ट डायरेक्शन में, और फोर्स लग रहा है उसके ऊपर राइट डायरेक्शन में, तो वर्क डन हो जाएगा इतना। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द एंटायर सिस्टम अगर आप निकालोगे M1 के फ्रेम में, तो आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दो। है ना? ये जो दो वैल्यूज हमने निकाली थी इनको आप ऐड कर दो, तो आपके पास में आ जाएगा माइनस ऑफ म्यू 1G इंटू एल, माइनस ऑफ म्यू M1G इंटू एल। है ना? ये आपके पास में रिजल्ट आ गया। तो आप देख सकते हो कि ग्राउंड के फ्रेम में जो नेट रिजल्ट आया था और M1 के फ्रेम में जो नेट रिजल्ट आया था वो सेम आ गए। ठीक है, अब अपन M2 के फ्रेम में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन निकालते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन M1 इन ग्राउंड फ्रेम, सॉरी M2 के फ्रेम में। तो M2 के फ्रेम में M1 का मोशन कैसा हुआ है? M2 के फ्रेम में M1 जो है वो राइट डायरेक्शन में गया है L अमाउंट से, और लेफ्ट में उसके ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन म्यू M1G। तो यानी कि M2 के फ्रेम में जो M1 के ऊपर वर्क हुआ होगा वो कितना रहा होगा? म्यू M1G इंटू एल, नेगेटिव रहा होगा। और M2 के फ्रेम में M2 के ऊपर ही वर्क कितना हुआ होगा? जीरो, क्योंकि खुद के फ्रेम में खुद का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। और अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो तो आपके पास में आ जाता है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द एंटायर सिस्टम इन M2 फ्रेम कितना होगा? तो वो आ जाएगा माइनस ऑफ म्यू M1G इंटू एल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये पूरा टेबल क्लियर हो गया होगा, ये सारी वैल्यूज क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये टेबल जो भरना था ये तो चलो हमने कर लिया, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात जिस कंक्लूजन पे हम आना चाहते थे वो कंक्लूजन अब हम देखने जा रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। तो देखो, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वर्क है वो हर टोटल सिस्टम के ऊपर हर रेफरेंस फ्रेम में सेम आ रहा है। यानी कि यही तो पॉइंट हम प्रूव करना चाहते थे, कि ये वाला पॉइंट, कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट ऑन द एंटायर सिस्टम। ठीक है ना? पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर जो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेज होता है वो रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। तो आप देख सकते हो पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर, यानी कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम हर रेफरेंस फ्रेम में सेम आ रहा है। तो ये वो एग्जांपल है जहां पे आपको रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंस ऑफ द वर्क दिख रही है। ठीक है, फिर देखो एक और पॉइंट हमने वहां पे क्या लिखा था, ये पॉइंट नंबर 3, इसमें हमने लिखा था कि जो इंटरनल फोर्सेस का वर्क होता है वो केवल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ग्राउंड के रिलेटिव जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना?
तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है, जैसे अगर आप M1 और M2 के बीच का अगर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखो तो वो कितना है, वो L है। और ये जो पूरा वर्क डन है वो L के ऊपर ही तो डिपेंड कर रहा है। इनके ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। जैसे M2 का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट है x, M1 का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट है L+x, उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है ये वर्क, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये वो एग्जांपल है काइनेटिक फ्रिक्शन इन टू ब्लॉक प्रॉब्लम, जहां पे आपको ये सारी की सारी चीजें एक साथ दिख रही हैं कि किस तरीके से इंटरनल फोर्सेस का वर्क रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, किस तरह से ये रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। अब मैं होप कर रहा हूं आपको ये सारी बातें इंट्यूटिवली समझ में आ गई होगी, है कि नहीं, मजा आया कि नहीं। अब देखो क्योंकि हमने यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ा है तो इसलिए इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी बातें और बताता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा डेवलप हो सकेगी। देखो यहाँ पे आप एक चीज ये भी देख सकते हो कि जो वर्क डन है वो रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट होता है, तो हमने देख ही लिया था, अलग अलग रेफरेंस फ्रेम में अलग अलग वैल्यू आ रही है ना। आप देख सकते हो अलग अलग रेफरेंस फ्रेम में अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो वर्क डन जो है वो रेफरेंस फ्रेम डिपेंडेंट है। लेकिन वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेज ऑन द एंटायर सिस्टम वो रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट है। ठीक है। तो और देखो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि ये वाला वर्क आप देखो, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन M2 जो आ रहा है वो ग्राउंड के फ्रेम में आ रहा है पॉजिटिव, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन M2 जो M1 के फ्रेम में आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव। तो अलग अलग फ्रेम में पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं वर्क, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। तो इन सब चीजों को ही मैंने नेक्स्ट पेज पे की पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है ताकि आपकी और डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिखा है कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द एंटायर सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो नेगेटिव है सारे के सारे केसेस में, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन हर केस में टोटल जो वर्क है पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। बट ऑन एन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द सिस्टम इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ जगहों पर पॉजिटिव भी आ रहा था। तो एक इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है। फिर वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द एंटायर सिस्टम ओनली डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एंड नॉट ऑन द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये पॉइंट मैंने आपको भी समझाया था, है ना। ये वही पॉइंट है कि इंटरनल फोर्सेस का जो वर्क होता है वो केवल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ग्राउंड के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं करता। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक जो पार्टिकल्स हैं हमारे सिस्टम के अंदर, जो पार्टिकल्स हैं उनके जो आपस में एक दूसरे के रिलेटिव जो डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उन पार्टिकल्स के ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं उसके ऊपर वर्क डिपेंड करता है। ठीक है। जो टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ऑन द सिस्टम है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। फिर वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द एंटायर सिस्टम इज ऑलवेज रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये सही सभी वही बातें प्रूव हो रही हैं जो कि हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मली प्रूव की थी। यहाँ पे हमको उनका एग्जांपल देखने को मिल रहा है। फिर देखो एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें अक्सर बच्चों को डाउट रहता है कि क्या सर क्या काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो भी हो सकता है। तो इसका आंसर है कि देखो ये तो हमको टेबल में यहाँ पे ऑलरेडी दिखा है, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो भी आया था, ये जीरो हमको दिखा था, है ना, जो यहाँ पर है ये जीरो हमको यहाँ पे दिखा था। एक तो ये एग्जांपल है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो भी हो सकता है। कई बार बच्चों को लगता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन नॉन जीरो ही होगा, नेगेटिव ही होगा, तो ये सारी की सारी मान्यताएं गलत है ना। यहाँ पे हमको दिख रही है इस टेबल की हेल्प से। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन एन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द सिस्टम कैन बी जीरो ऑल्सो। ठीक है ना। तो इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि ये एक ब्लॉक है जिसके ऊपर आप एक एफ फोर्स लगाते हो, ग्राउंड पे रखा हुआ है, रफ सरफेस है। आप इसको थोड़ा ड्रैग करके राइट डायरेक्शन में लेके जाते हो, किसी फाइनल पोजीशन पे आप इसको पहुंचा देते हो एफ फोर्स लगा करके। तो क्योंकि सरफेस रफ है तो हमको पता है कि ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन आएगा लेफ्ट डायरेक्शन में, और उसी के रिएक्शन में ग्राउंड के ऊपर जो फ्रिक्शन आएगा वो आएगा राइट डायरेक्शन में। ये जो मैंने ग्राउंड के ऊपर भी फ्रिक्शन शो किया हुआ है यहाँ पे, तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो ब्लॉक के ऊपर वर्क होगा फ्रिक्शन का वो तो होगा नेगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शन लेफ्ट में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट राइट में हो रहा है। लेकिन जो फ्रिक्शन के द्वारा ग्राउंड के ऊपर वर्क होगा वो होगा जीरो, क्योंकि ग्राउंड का कोई डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा, है ना। ग्राउंड के ऊपर कोई डिस्प्लेसमेंट, ग्राउंड का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो इसीलिए ग्राउंड के ऊपर जो फ्रिक्शन का वर्क होगा वो होगा जीरो। और लेकिन जो फ्रिक्शन है वो कौन सा है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल देखा जहां हमको ये दिख रहा है कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन जीरो भी हो सकता है। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन एन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द सिस्टम कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी नेगेटिव, लेकिन पूरे सिस्टम के ऊपर जो वर्क होगा काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा वो हमेशा नेगेटिव ही होगा, वो हमेशा रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट होगा, और वो हमेशा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट विद ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट है उनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा।
ठीक है, ये आपको इस टेबल से समझ में आना चाहिए। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे प्रूव कर दिए, और ये इस पूरे के पूरे वीडियो की समरी है कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज रेफरेंस फ्रेम इंडिपेंडेंट, इट मे और मे नॉट बी जीरो, एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू अदर एंड नॉट ऑन द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समरी है। तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और ये इंटरनल फोर्सेस के अराउंड जो आपके बहुत सारे अजम्पशंस बने हुए रहते हैं वो सब अब खत्म हो गए होंगे। तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ में हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू, बाय।